तो हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो सीधा अंतरिक्ष के विशाल ग्रहों को हमारे घर की रसोई से जोड़ता है। हाँ बिल्कुल। और ये कनेक्शन सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में उतना ही दिलचस्प भी है। सही कहा। आज हम जिस स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है रेमेडीज फॉर मैलेफिक प्लैनेट्स .pdf। और इस पूरे अध्ययन का जो मुख्य मकसद है वो ये समझना है कि कैसे ये दस्तावेज ब्रह्मांडीय समस्याओं के लिए बहुत ही साधारण भौतिक समाधान बताता है। मतलब हमारी दिनचर्या और घर की छोटी छोटी चीजों के जरिए। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आज की हमारी ये पूरी चर्चा ज्योतिषीय मान्यताओं और धार्मिक प्रतीकों पर आधारित है, तो हम स्पष्ट कर दें। बिल्कुल, हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी मान्यता, धर्म या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही उसका खंडन कर रहे हैं। सही बात है। हम बस एक तटस्थ और विश्लेषणात्मक नजरिए से इस दी गई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुनने वालों को इस दस्तावेज की संरचना और इसके पीछे की कार्यप्रणाली समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत में शुरुआत में ही एक बहुत ही विस्मयकारी बात कही गई है। वो चने की दाल वाला हिस्सा। हाँ वही। मतलब सोचिए, रसोई के डिब्बे में रखी चने की दाल या रात को तकिए के नीचे रखा हुआ दूध कैसे अंतरिक्ष के ग्रहों को प्रभावित कर सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे रोजमर्रा की सूक्ष्म चीजों को सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ा गया है। और यहाँ नवग्रहों का एक बहुत ही विस्तृत वर्गीकरण है। मतलब हर ग्रह को एक पूरी व्यवस्था का केंद्र माना गया है। हाँ, स्रोत सामग्री ग्रहों को बस अलग थलग खगोलीय पिंड नहीं मानती, उसने एक पूरा मैट्रिक्स तैयार किया है। एक नेटवर्क की तरह। बिल्कुल। इस मैट्रिक्स में हर ग्रह का एक पीठासीन देवता है, उसका एक लिंग है और सबसे खास बात उसका एक विशिष्ट रंग है। ये रंग वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं, ये चीजों को एक दूसरे से जोड़ने का एक बहुत ही प्राचीन और व्यवस्थित तरीका है। अगर हम गुरु ग्रह का उदाहरण लें। हाँ, गुरु ग्रह यानी जुपिटर। स्रोत में इसे पुरुष रूप माना गया है और इसका रंग पीला बताया गया है। और इसके पीठासीन देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु हैं। और इसी पीले रंग के आधार पर इसके सारे उपाय तैयार किए गए हैं। बिल्कुल, जैसे चने की दाल, केसर और सोना, इन सब में पीलापन है। मतलब यहाँ वस्तु की कीमत मायने नहीं रखती। सही कहा। भौतिक मूल्य से ज्यादा उस विशिष्ट रंग और ऊर्जा के साथ वस्तु का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। चने की दाल और सोना दोनों की कीमत में तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर इस दस्तावेज के अनुसार दोनों एक ही रंग और एक ही ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीकात्मक बहुत गहरा है। चंद्रमा के मामले में भी मैंने ये पैटर्न देखा। हाँ, चंद्रमा को स्त्री रूप माना गया है और रंग दूधिया सफेद बताया गया है। और पीठासीन देवता भगवान शिव है। इसी वजह से चंद्रमा के उपाय सफेद चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। चावल, चांदी, दूध और सफेद मोती। और भगवान शिव के मस्तक पर भी चंद्रमा है, तो वो ठंडी प्रकृति और सफेद रंग का एक तार्किक ढांचा बन जाता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए भी ये तार्किक ढांचा लागू होता है। शुक्र को देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है। हाँ, और इसका रंग सिर्फ सफेद नहीं बल्कि दही जैसा सफेद बताया गया है। ये जो रंग में सूक्ष्म अंतर है ना, यही इसके उपायों को बदल देता है। इसमें घी, दही, सफेद मक्खन और कपूर का इस्तेमाल होता है। और एक बात जो मुझे शुक्र के उपायों में बहुत अलग लगी, वो ये कि इसमें सिर्फ चीजों का दान नहीं है। हाँ, उसमें लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की बात भी कही गई है। मतलब आपका आचरण और कर्म भी एक भौतिक उपाय के स्तर पर काम कर रहा है। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं है। अब अगर हम राहु और केतु की बात करें, जो छाया ग्रह हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में इन्हें नोड्स कहा गया है। राहु का रंग नीला बताया गया है और इसका संबंध देवी सरस्वती से है। और इसके उपायों में सरसों और नीलम का जिक्र है। वहीं दूसरी ओर केतु का रंग काला और सफेद मिश्रित है और इसके देवता भगवान गणेश हैं। तो इसके उपायों में काले और सफेद तिल या फिर काले और सफेद कंबल का उपयोग बताया गया है। ये जो काले और सफेद रंग का द्विभाजन है, ये सीधे तौर पर केतु की रहस्यमयी और मिश्रित प्रकृति को दिखाता है। खैर, अब इन उपायों को करने के तरीके पर आते हैं। ये ऐसा तो और भी ज्यादा सख्त है। आप उस 43 दिनों वाले नियम की बात कर रहे हैं? हाँ,
दस्तावेज में साफ लिखा है कि कोई भी उपाय लगातार 43 दिनों तक बिना किसी अंतराल के किया जाना चाहिए। अगर एक दिन भी बीच में छूट गया तो पूरी प्रक्रिया खंडित हो जाती है और उसे फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। ये तो बहुत सख्त नियम है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं लगता, बल्कि बहुत गहरे अनुशासन की मांग करता है। बिल्कुल। इतने लंबे समय तक बिना नागा किए एक ही काम करना अवचेतन मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता होगा। और जब ये संकल्प पूरा हो जाता है तो स्रोत में उन वस्तुओं के विसर्जन की भी एक पूरी नियमावली दी गई है। विसर्जन के लिए 3 मुख्य विकल्प दिए गए हैं ना? हाँ, पहला विकल्प है कि वस्तु को जरूरतमंदों को दान कर दें। हाँ। दूसरा है किसी सार्वजनिक स्थान पर रख दें। और तीसरा विकल्प है उसे बहुत ही सौम्यता के साथ नदी में प्रवाहित कर देना। ये तीनों ही तरीके एक तरह से उस वस्तु को खुद से दूर करके प्रकृति या समाज को सौंपने की प्रक्रियाएं हैं। और रोजमर्रा के जीवन में ये अनुष्ठान कितने विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे गुरुग्रह के उपाय में दूध में केसर मिलाकर नाभि और माथे पर लगाना। हाँ, ये सीधे शरीर के विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों पर काम करने का एक भौतिक प्रयास लगता है। और चंद्रमा का उपाय तो और भी प्रतीकात्मक है। रात को सोते समय तकिए के नीचे दूध से भरा बर्तन रखना और फिर सुबह उठकर उसी दूध से कीकर के पेड़ को सींचना। मतलब नींद की अवस्था में जहां हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है, वहां दूध जैसी चंद्रमा की प्रतीक वस्तु रखना और सुबह उसे प्रकृति को लौटा देना। ये पूरी यात्रा बहुत ही गहरी है। इस यात्रा में सबसे अनूठी बात तब सामने आती है जब स्रोत सामग्री किसी शारीरिक बीमारी को सीधे किसी ग्रह से जोड़ देती है। जैसे मंगल ग्रह का उपाय। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, दस्तावेज में लिखा है कि अगर पेट में दर्द हो, जो मंगल के अशुभ प्रभाव का लक्षण माना गया है, तो उस समय मीठी रोटी और रेवड़ी को नदी में फेंकने का निर्देश है। आमतौर पर हम ग्रहों के उपायों को भविष्य बदलने के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ एक तात्कालिक शारीरिक समस्या यानी पेट दर्द को सीधे मंगल के प्रभाव से जोड़ा गया है और उसके शमन के लिए तुरंत एक भौतिक अनुष्ठान बताया गया है। ये शरीर, ग्रह और प्रकृति के बीच एक तत्काल संबंध स्थापित करता है। बुध ग्रह का उपाय भी ऐसी ही एक गहरी वैचारिक अवधारणा पेश करता है। वो तांबे के सिक्के वाला उपाय। हाँ, तांबे के सिक्के में छेद करके उसे नदी में फेंकना। एक सिक्के का मुख्य उद्देश्य तो उसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन जब उसमें छेद हो गया तो वो बाजार में चलने लायक नहीं रहता, उसका सांसारिक मूल्य नष्ट हो गया। और दस्तावेज के अनुसार जैसे ही उसका सांसारिक मूल्य खत्म होता है, वो एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय उपकरण बन जाता है। ये बहुत सशक्त विचार है कि संसार की मुद्रा और ब्रह्मांड की मुद्रा एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी खिलाने का निर्देश भी तो रोजमर्रा के सरल कार्य को ब्रह्मांडीय संतुलन से जोड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो हुए दैनिक जीवन के उपाय। स्रोत सामग्री मानव जीवन के बड़े आयोजनों के लिए भी बहुत कुछ बताती है, जैसे विवाह समारोह। इस पर तो पूरा एक विस्तृत खंड मौजूद। हाँ, क्योंकि विवाह के समय दो व्यक्तियों और उनके परिवारों की ऊर्जाओं का बड़ा मिलन होता है। और अगर विवाह के समय ये उपाय ना हो सकें तो विवाह की सालगिरह पर भी इन्हें करने की छूट। इसमें वो समान वजन वाला सिद्धांत सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। हाँ, इस नियम के तहत विवाह के समय किए जाने वाले उपाय के लिए सामग्री के 2 बिल्कुल बराबर वजन वाले हिस्से लिए जाते हैं। और विवाह के ठीक समय पर एक हिस्सा दूल्हे या दुल्हन को सौंपा जाता है जो उन्हें अपने पास रखना होता है, और दूसरा हिस्सा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये संतुलन बिठाने की बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति नए जीवन की शुरुआत करते हुए ब्रह्मांड के साथ एक नया अनुबंध कर रहा है, जहां आधा हिस्सा वो अपने भौतिक जीवन के लिए रख रहा है और आधा हिस्सा ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रति कृतज्ञता के रूप में लौटा रहा है। और इस समान वजन के नियम में एक बहुत ही समावेशी दृष्टिकोण भी है। वो गुरु ग्रह के उपाय वाला विकल्प ना? हाँ, गुरु के उपाय में समान वजन के सोने के 2 टुकड़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन दस्तावेज तुरंत इस बात को समझता है कि हर कोई सोना नहीं खरीद सकता। तो जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उनके लिए हल्दी की गांठों का विकल्प दिया गया है। बिल्कुल, समान वजन की हल्दी की 2 गांठें। और स्रोत का दावा है कि हल्दी भी ब्रह्मांडीय स्तर पर उतना ही प्रभावी परिणाम देगी। ये बात साबित करती है कि उपाय की शक्ति वस्तु की बाजार कीमत में नहीं है, बल्कि उसके ग्रह के साथ प्राकृतिक जुड़ाव में है और उस अनुष्ठान के पीछे की भावना में निहित है। लेकिन राहु के विवाह उपाय में ये भावना बहुत सख्त हो जाती है। राहु के लिए तो चांदी की ईंट दूल्हे या दुल्हन को देने का विधान है, और शर्तें बहुत गंभीर है। इस चांदी की ईंट को घर में या तके के नीचे रखना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, इसे जीवन में कभी बेचा या फेंका नहीं जाना चाहिए। नदी में प्रवाहित करने या दान करने का कोई विकल्प नहीं है इसमें। एक तरह से ये एक स्थायी लंगर है,
और स्रोत में राहु के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी है। नीलम के बारे में? हाँ, किसी भी परिस्थिति में नीलम धारण नहीं किया जाना चाहिए। राहु के प्रभाव को बहुत तीव्र माना गया है, इसलिए इसके उपाय में स्थिरता पर बहुत जोर दिया गया है। शनि के उपायों में भी भारी और स्थिर चीजों का इस्तेमाल है, जैसे लोहा, स्टील या काला नमक। शनि की प्रकृति को धीमा और भारी माना जाता है। और ये वस्तुएं उसी ऊर्जा का भौतिक स्वरूप है। लेकिन इन उपायों को लागू करने का समय और ज्योतिषीय स्थितियां भी बहुत तकनीकी हैं। हाँ, दस्तावेज में ये साफ लिखा है कि उपायों का निर्धारण जन्म कुंडली में केवल राशियों के आधार पर किया जाना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं। ये बहुत ही विशिष्ट निर्देश है। राशियां ये तय करती हैं कि ग्रह उच्च अवस्था में है या नीच अवस्था में। भाव तो ये बताते हैं कि ग्रह जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। लेकिन स्रोत का पूरा जोर ग्रह की उस अंतर्निहित स्थिति पर है जो राशियों से तय होती है। मतलब उपायों का मकसद ग्रह के बाहरी प्रभाव को बदलना नहीं, बल्कि उसके मूल स्वभाव के साथ तालमेल बिठाना है। और इस तालमेल के लिए समय की पाबंदी बहुत जरूरी मानी गई है। मैंने पढ़ा कि ज्यादातर उपाय दिन के उजाले में करने का निर्देश है। हाँ, लेकिन राहु और शनि के लिए नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। राहु के उपाय खास तौर पर गुरुवार की शाम को किए जाते हैं, और शनि के उपाय केवल रात के घने अंधेरे में, यानी शनिवार की रात को। ग्रहों की रहस्यमयी प्रकृति को दिन के उस विशिष्ट प्रहर के साथ जोड़ा गया है जब सूर्य का प्रभाव सबसे कम होता है। वातावरण की ऊर्जा और ग्रह की ऊर्जा का ये संरेखण इस पूरी पद्धति के तकनीकी स्तर को दिखाता है। इस पूरी स्रोत सामग्री का विस्तार सच में ये बताता है कि प्राचीन प्रणालियों में ब्रह्मांड को समझने का नजरिया कितना अलग था। लाखों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों की चाल को घर की रसोई में मौजूद पीली दाल, तांबे के सिक्कों और सरसों से जोड़ना, ये अपने आप में एक भव्य परिकल्पना है। 43 दिनों का अनुशासन, विवाह में समान वजन का सिद्धांत और दिन रात के प्रहरों का चुनाव, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जहां इंसान सिर्फ ब्रह्मांड का एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपने दैनिक अनुष्ठानों के जरिए उस ब्रह्मांडीय तंत्र से संवाद कर रहा है। ये संवाद निश्चित रूप से जीवन को व्यवस्थित करने का एक अनूठा तरीका है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज का विश्लेषण करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया। क्या सवाल? दस्तावेज में बार बार तांबे के सिक्के, मीठी रोटियां या कोयले जैसी चीजों को नदी में प्रवाहित करने का निर्देश है। हाँ, जब ये पद्धतियां बनी होंगी तब नदियां स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रही होंगी। बिल्कुल। लेकिन आज जब नदियों का प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़े वैश्विक संकट हैं, तो ये सोचना बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि क्या भविष्य में ये प्राचीन अनुष्ठान खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेंगे? यही सोचने वाली बात है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री खुद ही विसर्जन का एक दूसरा विकल्प देती है। सामग्री को जरूरतमंदों को दान करने का विकल्प। तो क्या आने वाले समय में आस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए नदी में प्रवाहित करने की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? आज शायद इस दस्तावेज में पहले से मौजूद दान करने के विकल्प को ही सबसे प्रमुख ब्रह्मांडीय उपाय मान लिया जाए। ये एक ऐसा विचार है जो परंपरा की जड़ों और आधुनिक समय की मांगों के बीच बहुत ही सुंदर संवाद स्थापित करता है। ये देखना हमेशा ज्ञानवर्धक होता है कि कैसे प्राचीन व्यवस्थाएं अपनी मूल भावना को खोए बिना नया आकार ले लेती हैं। आस्था का जो लचीलापन सोने की जगह हल्दी को स्वीकार करता है, शायद वही भविष्य में प्रकृति के संरक्षण को भी इन उपायों का हिस्सा बना दे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों और मानव जीवन के इन जटिल संबंधों को समझने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। आज की इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ फिर मिलेंगे।